हेलो 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 प्यारे बच्चे लोग, सब कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ाई लिखाई सब कर रहे होंगे। मैं साकेत आप सभी प्यारे बच्चे का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल क्रिएटिव लर्निंग पे। आज हम लोग बायोलॉजी के कुछ शॉर्ट्स एकदम इंट्रो देखेंगे और ये सिर्फ किसी एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप आईआईटी की नीट की तैयारी कर रहे हो, आप पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हो, बीएससी नर्सिंग की कर रहे हो या किसी जनरल कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे आखिर बायो का कौन सा टॉपिक है जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट एकदम स्टार्ट करते हैं। और साथ ही इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि आपका जो कोई भी एग्ज़ाम रहता है उसका मेन किस बुक के बेसिस पे रहता है। बुक भी बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर कौन सा बुक हमको लेना चाहिए। तो ओवरऑल बेस क्यों कौन से बुक का रहता है ये भी देखेंगे। तो बायोलॉजी में भी हम लोग सबसे पहले देखें, आप एक चीज़ माइंड में कब रखिएगा, एग्ज़ाम आपका कोई भी हो, अराउंड 30 से 35 टॉपिक, आपको बहुत ही सुनने में लगता होगा कि 30-35 टॉपिक सर, यस 30 से 35 टॉपिक ऐसा है जो आपके हर एक एग्ज़ाम में ही पूछा जाता है। उसी टॉपिक के अंदर से हर एक क्वेश्चन, अब चाहे वो नीट हो, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, कोई भी हो, हाँ उसी टॉपिक के गहराई में अंतर है। आप नीट का प्रिपरेशन कीजिएगा तो उसी टॉपिक को आपको एकदम डीप से पढ़ना पड़ेगा। आप पैरामेडिकल का कर रहे हैं तो थोड़ा इजी वे में आप पढ़िएगा। नॉर्मल को किसी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हल्का फुल्का ऊपर ऊपर पढ़ के काम चला सकते हैं, लेकिन ओवरऑल टॉपिक आपके पास क्या है, 30 से 35 टॉपिक जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या क्या है, जैसे आपको एक लिविंग वर्ल्ड है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है। ये सब हम लोग को टॉपिक, और भी आगे हम लोग टॉपिक पहले एक एक करके सारे टॉपिक का हम लोग नाम देख लेते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे कि किसमें कितना और किस टॉपिक का क्या क्या वेटेज है। इसके बाद हमारा क्या आ जाता है, जैसे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म इन एनिमल है, फिर सेल है। यहाँ पे हम लोग सेल की बात करें तो सेल का बहुत अच्छा खासा वेटेज है हर एक एग्ज़ाम में। एक आपका नॉर्मल कोई भी कंपटीशन क्यों ना हो, जैसे एसएससी वगैरह का ही कंपटीशन हो, उसमें भी आपसे को सेल से क्वेश्चन आता है, चाहे एक ही क्वेश्चन आए। नीट का आप पेपर देने जाइए उसमें भी आपको सेल से क्वेश्चन पूछेगा। तो कहीं ना कहीं जैसे सेल हमारे बॉडी का एक पार्ट है, मतलब बॉडी का एक बेस है। जैसे आप यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ते हैं, 9-10 से पढ़ते आएंगे कि व्हाट इज सेल, तो यूनिट ऑफ लाइफ रहता है। उसी तरह सेल हर एक चीज़ में इम्पॉर्टेंट है। तो सेल का अच्छा खासा वेटेज है हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। उसी तरह आगे बढ़ते हैं तो जैसे आपका बायोमोलिक्यूल्स है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न है, ठीक। तो बायोमोलिक्यूल्स भी वेटेज रखता है, लेकिन ये कुछ कुछ एग्ज़ाम में उतना वेटेज नहीं भी रखता। ये डिपेंड करता है एग्ज़ाम, किस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। जैसे आप एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक, आगे देखते हैं। उसके बाद हमारा क्या आता है, जैसे हमारा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट आता है, मिनरल्स एंड न्यूट्रिशंस आता है, फोटोसिंथेसिस आता है, रेस्पिरेशन आता है। रेस्पिरेशन हमारा दोनों चीज़ में, एक तो हमारा लिविंग थिंग, जैसे लिविंग में तो हम लोग जैसे जीव जंतु भी आ गए, प्लांट्स में आ गए, तो रेस्पिरेशन जो है प्लांट्स में भी इम्पॉर्टेंट है। वहाँ से भी क्वेश्चन आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। प्लांट में आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखना है, फिर डाइजेशन एंड एब्जॉर्बेशन देखना है। अब जैसा आपको देखा जाए तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्बेशन भी बहुत ही अच्छा वेटेज रखता है, लेकिन इस वर्ष से 2024 से कुछ कुछ एग्ज़ाम में, जैसे कि नीट का एग्ज़ाम हुआ और भी ऐसे कुछ कुछ एग्ज़ाम है जिसमें कि डाइजेशन को हटा दिया गया। अदरवाइज डाइजेशन, आप नीट का 2024 से पहले का पेपर देखिएगा तो डाइजेशन बहुत वेटेज रखता था। नीट में 2 से 3 क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसमें कि डाइजेशन का वेटेज है, तो डाइजेशन को भी हम लोग अच्छे से एकदम देखेंगे, क्योंकि डाइजेशन बहुत ही अच्छा चैप्टर, बहुत ही ईजी वे में समझने वाला चैप्टर है और वेटेज है इसका। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस, बॉडी फ्लूइड देखेंगे, एस्केलेटरी सिस्टम देखेंगे। एस्केलेटरी सिस्टम से आप समझ पा रहे होंगे आई थिंक, एस्केलेटरी सिस्टम हुआ जैसे इसको हिंदी में हम लोग उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। एस्क्रेशन मतलब ही क्या होता है, एस्क्रेशन मतलब ये होता है हमारे बॉडी से जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालना।
सिंपल सा बात है, उस सबको हम लोग एक्सक्रेशन बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। जैसे हम लोग बलगम निकालते हैं तो ये भी एक्सक्रेशन में हुआ। हम लोग अपना फिशिस के रूप में अपना मल त्याग करते हैं, वो भी एक एक्सक्रेशन हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकालते हैं, वो भी एक्सक्रेशन हुआ। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम मतलब उत्सर्जन तंत्र का सिंपल सा ही मतलब है कि आप कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट जो अपने शरीर से बाहर निकाल रहे हैं। तो मेनली इस टॉपिक में हम लोग हर एक चीज़ के बारे में, एक्सक्रेटरी सिस्टम में मेनली हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तो हमारे किडनी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बॉडी का सबसे बड़ा एक्सक्रेटरी सिस्टम वही है। आप देखिएगा तो, और ये एक क्या कहता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में भी आता है कि हमारे बॉडी का मेन एक्सक्रेटरी सिस्टम कौन सा है। ये आपको एसएससी वगैरह के एग्जाम में देखने को कभी कभी मिल भी सकता है। तो ये भी आप साथ में याद रख लीजिएगा कि एक्सक्रेटरी, हमारे बॉडी का सबसे बड़ा एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या है, तो वो है कौन सा, हमारा वृक्क यानी कि किडनी जो होता है। आगे हम लोग लोकोमोशन देखेंगे, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन देखेंगे। अब देखिए न्यूरल कंट्रोल का यदि देखा जाए तो ये हर एक एग्ज़ाम में वेटेज नहीं रखता है, ठीक है। हम जैसा आपको भी बताएं कि टॉपिक के साथ साथ हमको ये भी माइंड में कब लेके चलना है कि किस टॉपिक का क्या क्या वेटेज है, ठीक है। तो न्यूरल कंट्रोल हर एक एग्ज़ाम में वेटेज नहीं रखता है। जैसे नीट में रखता है, मतलब मेडिकल लाइन में ये ज़्यादा वेटेज रखता है। पैरामेडिकल का, बीएससी नर्सिंग सब का तैयारी कर रहे हैं, इन सब में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वेटेज रखता है। बट जनरल कोई कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटीज़ है आने के, लेकिन उस लेवल का ये वेटेज नहीं रखता है। उसके बाद हम लोग आगे क्या देखेंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से हो सकता है आपके जनरल कंपटीशन में क्वेश्चन ना आए, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट से क्वेश्चन आता ही आता है, एक ना एक क्वेश्चन आपको आ ही जाएगा। जैसे आप जहाँ यहाँ पे देख रहे होंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो आपको दिख रहा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो आपको ये दिख रहा है, ठीक है, इससे आपको नीट में आएगा, पैरामेडिकल सब में क्वेश्चन आएगा। आपका जो जनरल कंपटीशन सब है उसमें आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, यहाँ ये प्रोबेबिलिटीज़ है। लेकिन ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, ये हर एक दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्या देखेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड डिजीज़, ठीक है, ये एकदम आप इसको ध्यान में यहाँ पे लिख लीजिए, क्या है, ये आपका एकदम VVI है, ये आपका VVI है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से एक क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप समझ लीजिए। हर वो जनरल कंपटीशन जिसमें बायो या जनरल साइंस इंक्लूड है, उसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटीज़ है। नीट वगैरह तो अच्छा खासा इसका वेटेज रखता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड डिजीज़, वैसे डिजीज़ एक अलग चैप्टर है, बट यदि हम लोग दोनों को मर्ज करते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड डिजीज़, अधिकतर आप कहीं भी देखिएगा तो इसी तरह इसकी स्टडी भी होती है और थोड़ा ईजी लगता है इसको पढ़ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ साथ इंक्लूड करके हम लोग डिजीज़ पढ़ लेते हैं, तो डिजीज़ के साथ क्या हम लोग नॉर्मल डिजीज़ भी पढ़ते हैं और साथ साथ रिप्रोडक्टिव डिजीज़ क्या क्या है, यानी कि सेक्सुअल रोग क्या सब है, इन सबको मर्ज करके पढ़ा जाता है। तो ये दोनों को चैप्टर यदि मर्ज किया जाए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड डिजीज़ दोनों को मर्ज कर दे तो अच्छा खासा ये वेटेज रखता है। ऑल्दो नीट में तो आपका 3 से 4 क्वेश्चन का ये वेटेज अकेले रखता है, और 4 क्वेश्चन नीट का मतलब हुआ कि आपको वो सिलेक्शन दिलवा सकता है और आपके सिलेक्शन को रोक सकता है। 4 क्वेश्चन में इतना दम है, क्योंकि 4 क्वेश्चन मतलब कि आपका 16 नंबर की बात हो गई, और अभी जितनी कंपटीशन है 16 नंबर मतलब कि आप 16,000 स्टूडेंट से आगे पीछे हो सकते हैं, इस लेवल का वेटेज रखता है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड डिजीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हर एक दृष्टिकोण से। आगे देखते हैं, जैसे हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हर दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट नहीं है। इवोल्यूशन भी इम्पॉर्टेंट है आपका, लेकिन ये उस लेवल का वेटेज नहीं रखता। ये हायर एग्जाम में जैसे नीट में, बीएससी नर्सिंग सब में एक वेटेज रखता है, लेकिन नॉर्मल कैटेगरी के एग्जाम में ये उस लेवल का वेटेज नहीं रखता है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ जैसे हम लोग देखते हैं, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ भी हमारा एक अच्छा वेटेज रखने वाला चैप्टर है। ओके, ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ आपको दिख रहा है, ये भी हमारा अच्छा खासा वेटेज रखने वाला चैप्टर है। ये सारे चैप्टर का भी एक बार आप नाम नोट करते हुए चलेंगे साथ साथ, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखें, स्ट्रेटेजी फॉर इनहेरिटेंस इन फूड प्रोडक्शन, ठीक है।
फिर हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, फिर हम लोग क्या देखते हैं, जैसे हम माइक्रोवेव्स इन ह्यूमन वॉलफेयर है। माइक्रोवेव्स इन ह्यूमन वॉलफेयर जैसे है तो ये आपके हायर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखिएगा। जिसे बायोटेक्नोलॉजी में प्रिंसिपल एंड प्रोसेस है, बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रिंसिपल एंड प्रोसेस होता है वो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये दोनों ही चैप्टर को जब भी हम लोग पढ़ेंगे मर्ज करके पढ़ेंगे, ये याद रखिएगा इस दोनों चैप्टर को, क्योंकि तब समझना बहुत ही ईजी हो जाता है। बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन होता है, दोनों को ही, ये दोनों अलग अलग चैप्टर है लेकिन दोनों को एक साथ मर्ज करके पढ़ना ज़्यादा ईजी है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। ये जो आपको चैप्टर दिख रहे हैं जैसे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल इशू, ये सब चैप्टर कम वेटेज वाले चैप्टर हैं, ठीक है, इतना याद रखिए। और नॉर्मल कंपटीशन सब के लिए उतना वेटेज नहीं ही रखता है। बट हाँ, ये चैप्टर कोई भी, आप टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स देख सकते हैं कितना, हम आपको 38 चैप्टर है, ठीक है। अब बात करते हैं 38 चैप्टर, जैसा हम स्टार्टिंग में आपको बोले थे, ये जो 38 चैप्टर है यही आप समझ लीजिए कि आपका पूरा का पूरा बायो का सार कहिए, समरी कहिए, पूरा निचोड़ है। इस 38 चैप्टर से बाहर किसी भी एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये कंफर्म है। चाहे वो एग्ज़ाम आपका 9th-10th लेवल का हो या आपका 11th-12th हो, नीट हो, पैरामेडिकल हो, बीएससी नर्सिंग हो, एसएससी हो, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हो, ये 38 चैप्टर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आ सकता है। हाँ, डिपेंड ये करता है कि एग्ज़ाम की आप तैयारी कौन से एग्ज़ाम की कर रहे हैं। इसी चैप्टर को मान लीजिए आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है चैप्टर के एक एक लाइन को आपको माइंड में रखना पड़ेगा, ये कंफर्म है, क्योंकि नीट में आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नॉर्मल कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, ओवरऑल व्यू भी आपको चैप्टर का पता है तो आप आराम से क्वालिफाई कर लीजिएगा। तो बस डिपेंड करता है कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको उस चैप्टर की गहराई में जाना है। क्योंकि आप सभी को पता है कि नॉलेज तो एक क्या कहता है, मतलब एक समुद्र की तरह है, जितने तल तक आप जाते रहिएगा उतना अंदर आप जाते रहिएगा, इसका एंड नहीं होगा। उसी तरह नॉलेज का भी कभी एंड हो नहीं सकता है। तो ये डिपेंड करेगा आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अदरवाइज चैप्टर आपको 38 ही पढ़ने हैं। हाँ, जैसा अभी हम कुछ देर पहले आपसे बुक की भी बात किए थे, ठीक है, कि कौन सा बुक हमको ध्यान में रखना है, कौन सा बुक हमको पढ़ना है, जैसा अभी हम लोग देखे थे, अभी हम आपको बताए थे। एक बात याद रखिएगा, आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, ये भी आप एकदम कहीं भी लिख के रख सकते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, डज नॉट मैटर आपका वो 11th 12th 9th 10th है, क्या है, कौन सा एग्ज़ाम है, बुक आपका एक ही है, ठीक, वो आप सभी को पता होना चाहिए, आई थिंक होगा भी। वो क्या है, NCERT, ठीक है, ये कहिए तो हर एक बुक का एक सार है, एक निचोड़ है। किसी भी एग्ज़ाम में जो आपका जो पैटर्न रहता है एग्ज़ाम का, उसका जो कोड है वो हमेशा NCERT ही होता है, ठीक है। NCERT के बाहर क्वेश्चन नहीं जाते। बच्चे बोलते हैं कि सर क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया, आउट ऑफ सिलेबस नहीं रहता, वो NCERT के अंदर से ही रहता है, ठीक है। NCERT का किसी लाइन से आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। जैसे आप डाइजेशन की बात करते हैं, ठीक, आप नॉर्मली जा रहे हैं डाइजेशन में, क्या करता है, डाइजेशन आप पढ़ लें, हाँ डाइजेशन ये है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये एलिमेंट्री कनाल है, ये मेरा ये है, मान लीजिए उसी में कोई भी एक एंजाइम का आपसे नाम पूछ देगा, ठीक। हो सकता है आप उस बुक में नहीं पढ़े होंगे तो बोलिए सर एग्ज़ाम क्या कहता है, सिलेबस से बाहर चला गया। अरे भाई, डाइजेशन के अंदर ही तो एंजाइम करना सारा चीज़ पढ़ना है, तो बस मैटर यही करता है। तो बुक भी आपका याद रखिए कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको कोई बुक समझना है कि कौन सा बुक से पढ़ना है, क्योंकि बुक बहुत सारे हैं, ठीक, बुक जो है बहुत सारा है। आपको कुछ समझना हो आप एक NCERT ले लीजिए और NCERT को एकदम कंप्लीट कर लीजिए, ठीक, वर्ड टू वर्ड एकदम कंप्लीट कर लीजिए। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ के आप उसको निकाल सकते हैं बहुत ही ईजी वे में। बाकी आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका गाइडेंस के लिए बुक आता है, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक सब आता है, तो आप उससे सजेशन ले सकते हैं। बट आपका जो कोर बुक होगा जो एकदम सेंटर पे रहेगा, हाँ इस चीज़ के इसके अकॉर्डिंग हमको चलना है, तो वो आपको हमेशा NCERT ही रखना है। ये
कि और ये हम सिर्फ एक एग्ज़ाम की बात नहीं किए, जैसा हम स्टार्टिंग में ही लिखे हुए थे एग्ज़ाम, जैसा हम स्टार्टिंग में लिखे एग्ज़ाम कोई भी हो पढ़ना यही बुक है। तो बस एनसीईआरटी को एकदम आप समझिएगा कि पढ़ना हमको सिर्फ एनसीईआरटी ही है, और ये 38 चैप्टर ही बायो में पढ़ने हैं। 39 चैप्टर से आपको क्वेश्चन, वो जो 9वां चैप्टर है उससे आपको क्वेश्चन कहीं नहीं आएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। जो भी आएगा इसी 38 को चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन आएगा। बाकी आगे हम लोग और हर एक टॉपिक को बहुत ही स्मूथ तरीके से पढ़ेंगे और पता ही नहीं चलेगा कब हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओके।